हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले जो चैप्टर चल रहे थे दैट इज़ रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मैकेनिक्स है उसको दो कैटेगरी में, वैसे तीन में डिवाइड किया है लेकिन हमें यहाँ पे दो ही पढ़नी होती हैं। तो तीन कौन कौन सी हैं? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या था, वी आर डिस्कसिंग और लर्न अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग केयर द कोज ऑफ द मोशन। बट in this chapter we discussed about the cause of the motion as well as the motion also। मोशन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसका मोशन के कारण है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और उस पार्ट को बोलते हैं डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। तो लॉज ऑफ मोशन जो आपका चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू डायनेमिक्स। यहाँ पे हम मोशन और उसके कोज पढ़ेंगे कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट का, और साथ में वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन किसके कारण है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, मोशन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोशन की। तो रेस्ट और मोशन के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो रेस्ट और मोशन का होना और ना होना, या कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है और कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, दैट इज डिपेंड अपॉन फोर्स, कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर आपका अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है, तो क्या चीज़ उसकी चेंज हो सकती है और क्या चेंज नहीं हो सकती। किसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम लग रहे हैं, और किसके ऊपर फोर्सेज आर नोट इन all direction but the net result of the force is in a particular direction। किसी भी एक डायरेक्शन में नेट वैल्यू हो सकती है फोर्स की। तो आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट पे एक ही डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लग रहा हो तो उसके कारण उसकी पोजीशन ज़रूर चेंज हो जाती होगी, या नहीं भी होती होगी तो क्यों नहीं होगी, और हो जाएगी तो क्यों हो जाएगी। इस तरह के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप सभी ने पढ़ रखा है 9th क्लास में, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। पढ़ रखा है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, उसका यूज़ करते हुए एक टीचर ने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन क्या था, टीचर ने कहा कि आज सुबह जब मैं घर से स्कूल आ रहा था तो रास्ते में एक बच्चा एक कार के धक्का लगाने लग रहा था। जो कार रोड के साइड में ख़राब हो गई थी और वो रेस्ट में थी, और उस स्टूडेंट ने क्या किया, उसको पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपना जितना भी फोर्स था सारा लगा दिया, फिर भी वो उस गाड़ी को आगे की तरफ पुश नहीं कर पाया, यानी उसको मोशन में नहीं कर पाया। तो उसका जो अप्लाई किया हुआ फोर्स था वो कहाँ गया? तो उस बच्चे ने फटाक से आंसर दे दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना फोर्स उस बच्चे ने उस गाड़ी पे लगाया उतना ही फोर्स उस गाड़ी ने उस बच्चे पे लगाया, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हुआ 0, और वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यानी गाड़ी वाला फोर्स लगेगा एक्शन एंड रिएक्शन, यानी अगर मैं उधर धक्का मार रहा हूँ तो गाड़ी मेरे को इधर धक्का मारेगी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट हो गए, इसलिए वो गाड़ी नहीं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी आप वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप सभी का आंसर भी लगभग यही होगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता सभी का होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का यही आंसर होगा कि बात तो सही है, एक्शन और रिएक्शन दोनों ही फोर्स के टाइप है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और ऐसे में तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 0 आ जाता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया यहाँ पे? रिजल्टेंट वेक्टर यानी नेट फोर्स क्या आ गया? 0 आ गया, इसलिए वो गाड़ी नहीं ली। लेकिन वहीं पे टीचर ने कहा नहीं, कभी भी एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स को कैंसिल नहीं कर सकता, एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स को कैंसिल नहीं कर सकता। तो फिर फोर्स कहाँ गया?
तो वो फोर्स कहाँ गया वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोर्स गया कहाँ। बस इतना ही फ़र्क होता है 11th में और 9th में, वहाँ पे इतनी डिटेल स्टडी आपको नहीं बताई जाती कि वो फोर्स गया कहाँ, तो फोर्स गया कहाँ, वो जहाँ गया उसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो फोर्स जहाँ पे गया है उससे रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स और बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके अराइज होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके नॉलेज के लिए भी और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो चीज़ आपकी नॉलेजेबल है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि ये आपके लिए डेली लाइफ में यूजेबल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये मान के चलिए वहाँ से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं नीट में, मेनली नीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आईआईटी में ज़्यादा आपका कैलकुलेशन वाले जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा आता है और नीट में कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आते हैं। तो जिन बच्चों के पास बायो है, यानी जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप के ऊपर उसको अप्लाई कीजिए। साथ में आप जो बाकी बच्चे बच गए नॉन मेडिकल वाले, वो ये मत सोचना कि मेडिकल वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए तो ये बहुत ईजी चीज़ होनी चाहिए, यानी नॉन मेडिकल में फिजिक्स बहुत हायर लेवल की आती है, मेडिकल वालों की लो लेवल की, यानी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं जो डेली यूज करते हैं। वो अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो फिर नीट का एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जिनके पास मेडिकल उनकी बायो सब्जेक्ट तो अपने आप अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट है। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनके लिए बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट क्या बन जाता है, फिजिक्स बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं। अब क्या होता है कि मैंने डिफ्रेंशिएशन करवाया, अब उनकी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी, अगर उन्होंने नहीं पूछी तो कभी भी क्लियर नहीं हो सकती, अगर नहीं पूछेंगे तो कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। लेकिन मैथ वालों के पास एक ऑप्शन और है, अगर उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी तो मैथ में डिफ्रेंशिएशन आएगा, वो क्लियर हो जाएगी। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो मैथ वाले पहले से पढ़ के हुए बैठे मिलेंगे और मेडिकल वाले फिजिक्स में उन फॉर्मूलाज को पहली बार देखेंगे। तो बस केवल ये है कि जो भी चीज़ करवाई जाए फिजिक्स में, मैं कहता हूँ पहले ही आपको कि मेडिकल वाले इस चीज़ को अच्छे से नोट करके ज़रूर लिखें, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले इसको मैथ में भी पढ़ लेंगे। हो सकता है यहाँ पे ना थोड़ा बहुत दिक्कत रह भी जाए तो मैथ में क्लियर ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज मिलती है एक ही टाइप के क्वेश्चंस की, लेकिन यहाँ पे उस टाइप का एक ही क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। तो बायो वालों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिक्स में ही करनी पड़ेगी। लेकिन ये फिक्स है, जिस बच्चे की जिसने मेडिकल ले रखी है और उसकी फिजिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो 100% कन्फर्म है, विदाउट किसी कोचिंग के उसका नीट का एग्ज़ाम क्लियर होगा, 100% होगा। तो आप बड़े ध्यान से फिजिक्स को पढ़िए। आज ये वीडियो बिल्कुल नया टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ, नया चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा अगर पीछे का कुछ यूज होगा किसी चैप्टर का तो मैं उसको भी बेसिक से लेके चलूँगा, यानी बेस उसका समझाऊँगा, उसके बाद उसको यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था डायरेक्ट यूज़ कर ले। तो जो बच्चे नए हैं, जिनका कुछ पार्ट पीछे का बचा हुआ है, उस बचे हुए पार्ट को हम बाद में देखेंगे कि कैसे उसको कवर करना है, वो हम कोशिश करेंगे सिलेबस होने के बाद कवर करवाने की दोबारा। लेकिन आज से इस वीडियो से जो भी नए बच्चे हैं वो अपना काम कंटिन्यू कर दें, क्योंकि चैप्टर नया है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं अगर कुछ भी पीछे वाले चैप्टर्स का यूज़ होगा तो मैं पहले उसका बेसिक ज़रूर आपको बताऊंगा और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया, हम पढ़ रहे लॉज ऑफ मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन और रेस्ट में कब होती है कब नहीं होती है, उसके कारण क्या होते हैं, तो उसका कारण है मेन फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो आपका वो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है, या जो भी उसकी स्टेट है वो किसके कारण होगी, फोर्स के कारण होगी। जो स्टेट है वही रहेगी अगर फोर्स इज इक्विलिब्रियम में रहे तो, और अगर इक्विलिब्रियम उनका ब्रेक होता है, टूटता है, तो फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में शुरुआत हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, फोर्स से। कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, फोर्स से। तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है आपका, सबसे पहले फोर्स। पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा इस चैप्टर में, फोर्स, जो आप पहले से पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं है। चलिए अब देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाए
तो या तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देती है, या उसकी शेप को चेंज कर देती है, या उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। इसमें सब कुछ आ लिया। देखिए स्टेट को चेंज कर दिया, रेस्ट में था तो मोशन में कर दिया, मोशन में था तो रेस्ट में कर दिया, तेज चल रहा था तो धीरे कर दिया, धीरे चल रहा था तो तेज कर दिया, स्टेट चेंज हुई। उसके बाद पोजीशन का चेंज करना, यहाँ पे रखा था और कहीं पे कर दिया, उठा के ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी। उसके बाद शेप, शेप मतलब अब हो सकता है कि फोर्स इस तरह से लगे वो उस ऑब्जेक्ट को हिला ना सके। सपोज आप जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, रबड़ के ऊपर फोर्स लगाएं और उसके एक साइड को कहीं पे फिक्स कर दे रहा, आप उसको खींचे, या स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएं और उसका एक एंड फिक्स कर दे, एक को खींचे, तो क्या कर देता है वो उसकी शेप चेंज कर देता है, ठीक है। या फिर क्या करे, लास्ट क्या बचता है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, है ना। जैसे आपके पास डस्टर जो होता है ना, कपड़े वाला डस्टर, अगर उसकी बात करें, उसको ऐसे दबा दोगे तो पहले उस सपोज वो आपका रेक्टेंगुलर था या स्क्वायर की फॉर्म में था, उसको दबाया तो उसकी शेप बदल गई, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। लेकिन आपने शायद एक चीज़ और सुनी होगी कि किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से वो मिल के बना, उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। कभी ये कहोगे अंदर का नहीं, जो बाहर से दिख रहा था ना स्ट्रक्चर, वो चेंज कर दिया दिखने में, यानी शेप मान के चलिए आप, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरी यूनिट हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वो आपका आएगा लगभग 7th-8th यूनिट के आसपास आपका जो है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको। तो ये मत मानिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर कभी ज़्यादा डीप में चले जाऊँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ दिखने में, है ना। अगर बाहर से दिख रहा था कि उसकी शेप कैसी थी, स्क्वायर थी, और हो सकता है पैरेललोग्राम यानी तिरछा हो जाए, या एक साइड उल्टी सीधी हो जाए, ये ठीक है। तो इस तरह का कुछ हो सकता है। क्या ऐसा हो जाए तो ही ऐसा हो सकता है, यानी जो चीज़ मैंने डिस्कस की ऐसा हो जाए तो ही फोर्स है क्या, ये इसी को फोर्स बोलते हैं। चलिए अब मैंने क्या किया, ये पढ़ लिया मैंने 9th क्लास में। अब 11th क्लास में जैसे बच्चे आए तो मैं लेक्चर मतलब लास्ट ईयर लेक्चर ले रहा था क्लास में, तो मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी पहले मतलब पूछ लिया फोर्स क्या होता है, एक बच्चे ने बता दिया बहुत अच्छे से, सारा का सारा जो भी उसने 9th में पढ़ा था। मैं बोला चलो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल फोर्स है। चल फिर मैंने क्या किया, उसको अपने नज़दीक बुलाया और उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रख लिया। ऐसे हाथ रखने के बाद मैंने उससे पूछा कि मेरे हाथ के रखने से क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई? बोला नहीं हुई। मैंने कहा कि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया? नहीं हुई। क्या आपकी ओरिएंटेशन चेंज होगी? नहीं हुई। फिर मेरे हाथ को आप महसूस कर पा रहे हो? बोला हाँ, थोड़ा वजन मेरे को लग रहा है। इट मीन्स सम फोर्स इज अप्लाइड बाय मी ऑन योर बॉडी, यस और नॉट? यस। लेकिन ऐसा तो कुछ आपने कुछ भी नहीं बताया। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि फोर्स किसी पे लगे और उनकी इन चीज़ों को चेंज कर दे तो ही वो फोर्स था, नहीं। अगर चेंज करने की कोशिश भी करे तो भी वो क्या है, फोर्स है। यानी फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगता है या तो उसकी पोजीशन को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, या उसकी स्टेट को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। बस पोजीशन और स्टेट दो चीज़ बता दीजिए, सब कुछ इसके अंदर हम कवर कर देंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आई ना आपको? फोर्स भाई देखिए मैंने क्या किया, ये कह रहे हैं अभी आपने या 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, स्टेट को चेंज कर देता है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे लगे तो उसकी पोजीशन या स्टेट को चेंज कर देती है। ये लो लगा दिया, देख रहे हो ना कुछ चेंजमेंट हुआ है क्या इसकी पोजीशन में? बोर्ड आपके सामने है, मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ चेंजमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। इट मीन्स 9th में जो पढ़ा था वो इनकम्प्लीट था, तो कुछ इसके अंदर कमियां थी, कुछ अधूरा सा पढ़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ने अधूरा पढ़ा होगा, हो सकता है कि किसी टीचर ने पूरा एक्सप्लेन भी किया हो वहाँ पे। जैसे मेरे पास जो NTSC का बैच था उसमें एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों की देनी ज़रूरी होती है, तो उनको मैंने दी भी है। और हो सकता है जिस 9th क्लास में मैं पढ़ा रहा था, जो रेगुलर क्लासेस लग रही थी, हो सकता है उसमें मैं सारी एक्सप्लेनेशन ना दूँ, लेकिन आइडिया ज़रूर दिया होगा कि ये फोर्स चेंज करे या करने की कोशिश करे तो भी उसको हम फोर्स बोल सकते हैं ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज करे या करने की कोशिश करे, डेफिनेटली ये ज़रूर बता दिया होगा। लेकिन जिस तरह से मैं 11th में एक्टिविटी कर सकता हूँ वैसे 9th में नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों चीज़ हैं। एक तो
उन बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट चाहिए 9th वालों को, जितना बुक में लिखा होता है उससे भी कम लिखवाओगे तो वो याद करेंगे। दूसरा, अगर मैं ज़्यादा डीपली चला जाऊँ और बुक नोटबुक में लिखवाई एक डेफिनेशन, फिर उनसे कोई पूछे क्या पढ़ा है, बोला बस सर ये पढ़ा है आज, तो थोड़ा सा मतलब बच्चों को ये लगना भी चाहिए कि आज हमने ये पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। और अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊँ कि लेक्चर तो पूरा लग गया और नोटबुक में एक डेफिनेशन लिखी, तो फिर पूरे लेक्चर में किया क्या, यानी जो करने की चीज़ थी वही किए, जो करने की चीज़ थी वही हम करनी चाहिए, क्योंकि लिखने का पार्ट तो बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी उतार सकते हो सब कुछ। मैं कह दूंगा बुक के पेज नंबर इतने पे और यहाँ पे देख लेना, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, वहाँ से उतार लेना, है ना, वहाँ से भी क्लियर हो सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझना, वो काम है मेरा समझाने का, तो वो हमें करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी मेरी तरफ से। आप सीखने की कोशिश करो, अगर दोनों की कोशिश रही तो डेफिनेटली हर बच्चे को पूरा समझ में आएगा। तो बताइए मेरा फोर्स कहाँ गया, मेरा फोर्स कहाँ गया? क्या इसको फोर्स नहीं बोलूँगा? क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया? मैंने तो लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इट मीन्स इसको भी मैं फोर्स बोल लूँगा, इसको भी मैं क्या बोल लूँगा? फोर्स बोल लूँगा। क्यों? फिर हमें फोर्स की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो नोट कीजिए फोर्स क्या होता है। Force is a physical quantity which tries to change the state of the body, which tries to change the state of the body, comma, tries to change the position of the body, or tries to change the orientation of the bodies, or tries to change the orientation of the bodies, is known as force। यानी ट्राई करे तो ट्राई में ये भी तो हो सकता है ना, हो भी जाए तो हो जाए, तब तो आपने 9th में पढ़ लिया था कि उसको तो फोर्स बोलते हैं। और ट्राई भी अगर उसने की तो भी वो क्या है? फोर्स है। यानी ट्राइज और चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ट्राइज टू चेंज और चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ट्राइज टू चेंज और चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ट्राइज टू चेंज और चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, ट्राइज टू चेंज और चेंज द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, वो यानी शेप ऑफ द बॉडी। नोट कर लिया आपने? तो ट्राइज के साथ आप ये और कर लिए, ट्राइज टू और चेंज द, ट्राइज टू चेंज और चेंजेस द, लिख लीजिए दोनों का चीज। कभी फिर ये कहोगे अधूरी रहेगी अब फिर दोबारा। फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच ट्राइज टू चेंज और चेंज, ट्राइज टू चेंज और चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, पोजिशन ऑफ द बॉडी, ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। ऐसे लिख लीजिए, ट्राइज टू चेंज और चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, कोमा ओरिएंटेशन और करके, और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी और शेप ऑफ द बॉडी इज नोन एज। या फोर्स हम पहले ही बोल चुके, बस इतना ही बोलते हैं। फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द स्टेट और पोजीशन और स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट, पोजीशन और शेप ऑफ द बॉडी, है ना। वैसे स्टेट में सब कुछ आ जाता है और उसके साथ पोजीशन और अटैच कर दीजिए, सब कंप्लीट इसमें हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद आपने पढ़ा था कि फोर्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के देखे हुए भी हैं। एक तो मैग्नेट में फोर्स देखा है और एक आप अपने मस्कुलर फोर्स आपने देखा है। तो दो तरह के फोर्स होते हैं आपका, कौन सा? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या होता है भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रियल कॉन्टैक्ट हो और उसके कारण हमें कुछ उसके पोजीशन में या
स्टेट में चेंज देखने को मिले तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नोट कीजिए, व्हेन एन एक्सटर्नल एजेंट कोज द मोशन इन अ बॉडी और अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, व्हेन an external agent causes the motion in a body or opposes the motion of the body by making contact with a given body, by making contact with given body, then the force applied by the external agent, then the force applied by the external agent on the body is known as contact force, on the body is known as contact force। उसके बाद लिखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, non contact force, non contact force the force can also be applied on body from a distance, that is without making the actual contact with the body, that is without making the actual contact with the body। For example, electrostatic force, magnetic force, gravitational force, etc. Electrostatic force, magnetic force, gravitational force, etc. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनर्शिया। इनर्शिया नोट कीजिए, इनर्शिया। अब ये क्या होता है इनर्शिया का? इनर्शिया का हिंदी मीनिंग होता है जड़त्व। जड़त्व, इनर्शिया का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जड़त्व। यानी आपने सुना होगा कि अगर कोई आदमी खड़ा है एक जगह पे और वो आपके घर में ज़रूर आपके पेरेंट्स या जो भी हैं, ग्रैंड फादर मदर जो भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, वो आपको क्या कहते होंगे? जैसे आप एक जगह पे खड़े हो और वो आपको बार बार बोल रहे हैं और आपका माइंड कहीं और चल रहा है और आप उनकी नहीं सुन रहे, यानी वहाँ से नहीं हिल रहे, तो क्या कहते हैं? क्या तेरी जड़ जाम गई यहीं पे? क्या तेरी जड़ जाम गई यहीं पे? यानी उसी को इनर्शिया बोलते हैं, है ना। ऐसा कब भी होता है कि जैसे हम ऐसे बस में खड़े थे, बस भी खड़ी थी, ड्राइवर आया, स्टार्ट की बस और चलना शुरू किया, तो मेरा जो जड़त्व था वो क्या था? खड़ा रहना, है ना। यानी जड़त्व का मतलब समझ लो, मेरा जो कंप्लीट बॉडी थी वो नीचे जो सरफेस है वो किस में था? रेस्ट में था। तो मेरा जो यानी उनके बीच में, मेरी बॉडी के बीच में और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं खड़ा हूँ उनके बीच में आपस में जो जुड़ने की चीज़ है उसको बोलते हैं जड़। और वो किस में थी? रेस्ट में थी। मेरी जड़ें किस में थी? रेस्ट में थी। और क्या किया? जिसके अंदर मेरी जड़ें थी वो चीज़ हिल गई, तो क्या होगा? वो जड़ें हिली, लेकिन मेरी बॉडी तो क्या सोच रही थी? मैं तो रेस्ट में हूँ और अचानक मैं पीछे की तरफ जाऊँगा, अचानक मैं पीछे की तरफ जाऊँगा। इट मीन्स ये कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मोशन का अपोज कर रही है, यानी जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो नोट कीजिए इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it resists any change in its, it resist means oppose, resist का मतलब क्या होता है? oppose, resist any change in its state of motion state of motion or rest, state of motion or rest is called inertia of the body, is called inertia of body।
यानी वो प्रॉपर्टी, अगर देखिए मैं चल रहा हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ तो कोई मेरे को रोकने की कोशिश करता है, वो इनर्शिया है। अगर मैं रुका हुआ हूँ, मेरे को चलाने की कोशिश करता है, वो क्या है? इनर्शिया। ऐसा सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खड़ा हूँ, मेरे को जो चलाने की कोशिश कर रहा वो इनर्शिया नहीं है। मैं जिस चीज़ के ऊपर खड़ा हूँ वो चलने की कोशिश कर रहा है, मैं भी उसके साथ साथ चलूँ, ऐसा होना चाहिए। बल्कि हो क्या रहा है, कोई ऐसी चीज़ अपना रोल प्ले कर रही है कि वो मेरे से उसका अपोज करवा रही है कि वो अगर इधर जा रहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? इधर। जो ये इधर जाने वाली प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इनर्शिया। इधर मैं किसके कारण गया? इनर्शिया के कारण। मोशन किधर हुआ? इधर। तो मैं किधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ? इधर। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। समझ गए? यानी मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं रेस्ट में था, कोई मेरे को मोशन में करना चाह रहा है तो मैं उसका अपोज करूँगा कि मैं कह रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं मोशन में हूँ, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया है। मैं चल रहा था या मैं किसी ऑब्जेक्ट पे खड़ा था, वो चल रहा था। सपोज आप बस में ही खड़े थे, बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, तो आपके साथ क्या होता है? आप आगे की तरफ जाते हो। बस क्या चाह रही है? आप रुको। बस क्या चाह रही है? आप रुको। लेकिन आप कहाँ गए? आगे। तो ये आगे जाने वाला क्या किया आपने? एक तो रुकना मतलब इधर की इधर रहना, और आप उसका क्या कर रहे हो? और आगे जाना। ये जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अब देखिए, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था, नोट कर लीजिए, गैलीलियोज। Galileo, गैलीलियोज। एक गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट का नाम था ये, इतना ना। और उसने क्या दिया? एक एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ प्रूव की गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जो रेस्ट वाला पार्ट था ना, ये दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था। उसने केवल, गैलीलियो ने केवल मोशन वाला पार्ट बताया था। जैसे आपके पास बाउल होती है, इस शेप का कोई चीज़ उसने ले ली, और यहाँ पे मार्बल यानी कंची जिसको आप बोलते हो वो मैं ले लेता हूँ, और इसको यहाँ रख के छोड़ देता हूँ। यहाँ रख के छोड़ देता हूँ तो इसकी पोजीशन क्या होगी? ये इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी ऐसे ऐसे हिलती रहेगी। तो इसने ये कहा था कि एज इट इज़ हिलती रहेगी लगातार, कभी भी नहीं रुकेगी। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये किसने कहा था? गैलीलियो ने। बट इन डेली लाइफ वी सी दैट इट कम्स इन रेस्ट आफ्टर सम टाइम। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें तो ये थोड़ी ही देर बाद किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। तो हमने तो इसको रख के छोड़ दिया था, फिर ये फोर्स कहाँ से आ गया? यानी इसने कहा था कि फोर्स आएगा तो ही रुकेगी, तो इधर रुकनी नहीं थी, कोई रोकने के लिए फोर्स नहीं लगा रहा, हम तो इसको छोड़ के चले गए थे। तो फोर्स कहाँ से आया? वो फोर्स कौन था जो इसका अपोज कर रहा था? वो था फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या था आपका? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसने इसको क्या कर दिया? रोक दिया। वो क्या था? एक्सटर्नल फोर्स था, जो कम्स इनटू प्ले कब? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चलने या चलने की कोशिश करे, तब अपना रोल प्ले करता है। तो क्या था? फ्रिक्शन था। तो इसी की एक्सप्लेनेशन से आपको इनर्शिया और लॉज ऑफ इनर्शिया पढ़ने हैं। तो लॉज ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं? तो मेनली जो इनर्शिया होता है, चलिए एक चीज़ और यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। इनर्शिया जो होता है वो कब ज़्यादा और कब कम होगा? कब ज़्यादा और कब कम होगा? चलो मैंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, एक बार तो जो मार्बल है वो ले ली, अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 यानी 6 ग्राम और 5 ग्राम फिक्स है। जो आपकी मार्बल आती है ना उसमें 5 और 6 ग्राम वेट मिलेगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बार बार मेजर करते हैं। तो किसी में 5 ग्राम, किसी में 6 ग्राम, ऐसे वेट हमें मिलता है। ठीक है, तो इतना उसके अंदर आपका मास उसका आपको मिलेगा 5 और 6 ग्राम। उसको मैं क्या करता हूँ,
एक बार एक फिक्स शेप का कोई बर्तन इस तरह का मैं ले लेता हूँ और उसके अंदर छोड़ देता हूँ और उसका टाइम नोट करता हूँ कितनी देर बाद ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। उसके बाद मैं शेप तो स्फेरिकल ही लेता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ले लेता हूँ जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 kg मास हो, कितना हो, 1 kg मास हो। शेप स्फेरिकल ले ली, उसको रखता हूँ। अब मैं देखता हूँ, अब मैं उसका टाइम नोट करता हूँ कि कितनी देर बाद किस में आया, रेस्ट में आया। तो मैंने देखा कि जो मार्बल थी, कंची जो थी, उसने ज़्यादा टाइम ले लिया रेस्ट में आने में, लेकिन जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट था जिसमें वजन जो आपका मास है वो ज़्यादा था, वो बहुत जल्दी रेस्ट में आ गया एज़ कम्पेयर टू मार्बल। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मार्बल के में और उस के अंदर क्या डिफरेंस था। तो उस मार्बल के अंदर और उस जो बड़ा सा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने लिया था जिसका मास बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू मार्बल, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या था। तो जब हम एक्टिविटी करके देखते हैं, ये एक्टिविटी मैं करवाता हूँ, हमेशा करवाता हूँ, क्लासरूम में ही करवाता हूँ, कि ऐसा क्या था कि वो जल्दी रुक गया। तो कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर एक तो मास उसका ज़्यादा था, बिल्कुल सही है, मास उसका ज़्यादा था। फिर कुछ बच्चे ये भी कह देते हैं सर उसका साइज़ भी बड़ा था और ज़्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा था तो अपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो गया। तो ये बात भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हो, जैसे मेरे पास ये है, रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, मैं इसको अगर ऐसे रखूं किसी सरफेस पे और फिर कोशिश करूं इसको इधर फोर्स लगा के चलाने की, तो देखता हूं मैं कितना फोर्स लगता है। फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे रख देता हूं, ऐसे, और फिर देखूं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट में ये करके दिखाया और आपको भी दिखाऊंगा कि दोनों में सेम मास के ऊपर, यानी इसके ऊपर सेम नीचे फोर्स, वेट की फॉर्म में फोर्स लगाते हैं, वो सेम लगाया और ये चल पड़ा, ये चला। यानी इसको रेस्ट मोशन में आने के लिए सेम फोर्स की ज़रूरत पड़ी। इट मीन्स जो एरिया इसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है दूसरे सरफेस भी, इस पर तो डिपेंड नहीं किया ना, अदरवाइज बढ़ जाना था, बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाना था, क्योंकि एज कम्पेयर टू इसकी थिकनेस, इसका ये जो सरफेस है तो कम से कम 3 गुना तो है ही, 3 गुना तो है, तो ये तो 3 गुना हो जाना था अगर इसके ऊपर डिपेंड करता, तो इस पर तो नहीं कर रहा। तो फिर कारण क्या था, तो कारण था इसका मास। तो कारण क्या था, मास था। नोट कीजिए, मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मीन्स inertia is directly depend upon mass of the body. Inertia is directly depend upon mass of the body. Therefore, the SI unit of inertia is also kg. Therefore, the SI unit of inertia is also kg. क्लियर है। मैंने इनर्शिया और फोर्स दो चीज़ आपको बताई हैं। अब आपको पता है कि फोर्स से बनेगा मोशन और फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, और इनर्शिया से बनेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया और टाइप ऑफ इनर्शिया। तो लॉज और टाइप ये हम पढ़ेंगे। तो पहले तो कुछ एक्टिविटी जो आप पढ़ चुके हो इनर्शिया की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये 3 तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो सभी को अपनी तरफ से बिना बुक की हेल्प से इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैं एक्सप्लेन नहीं करवा रहा क्या होते हैं, केवल सोच के अपनी तरफ से एक एक एग्जाम्पल आपको लिख के और मेरे पास शेयर करना है आज ही। इस वीडियो के देखने के बाद आज ही आपको शेयर करना है। हिंट मैं दे देता हूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोल लेंगे, इनर्शिया यानी इनिशियली आप किस स्टेट में थे, इनिशियली आप किस स्टेट में थे। सपोज मैं अब रेस्ट में हूँ और कोई मेरा को चलाने की कोशिश करे तो वहाँ पे बनेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनिशियली मैं मोशन में हूँ, जैसे बस मोशन में, मैं उसके अंदर खड़ा हूँ तो मैं भी मोशन में हुआ ना, और बस वाला उसको रोकने की कोशिश करे तो मेरी बॉडी उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, तो वहाँ पे होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, मैं किसी बस में ट्रेन में था, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक के ऊपर चल रहा था, ठीक है, चल रही थी, और तो मेरा जो मोशन था वो अलोंग स्ट्रेट लाइन था। अचानक से उस ट्रैक के ऊपर एक टर्न आया, यानी जो आपका ट्रैक था वो कर्व्ड हो गया, यानी थोड़ा सा घूम गया, तो मेरी बॉडी वहाँ पे अपोज करेगी किसका, डायरेक्शन का। तो इनिशियली मेरी स्टेट से क्या थी, स्टेट सीधा चलने की थी, और चेंज कहाँ पे हुआ, डायरेक्शन में, तो वहाँ पे क्या आएगा,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ जाएगा। समझ गए? यानी इनिशियली जो स्टेट रहती है उसका अपोज होगा, उसी के नाम से उसको जाना जाएगा। अगर मैं पहले रेस्ट में था तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बनेगा, कोई मेरे को चलाने की कोशिश करे, यानी बस में बैठा था बस चल पड़ी, ठीक है, तो मेरी बॉडी उसका अपोज करेगी, किस डायरेक्शन में करेगी, क्यों करेगी, और ये मैं हिंट में आपको दे रहा हूँ कि क्यों करेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि मेरी बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में रहना चाहेगी। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको बताने हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बस वाला एग्जाम्पल छोड़ के कोई भी आप एग्जाम्पल बता सकते हो, तो सभी का एक एक एग्जाम्पल मेरे पास शेयर करना है, क्योंकि आज के जो वीडियो में केवल और केवल ये मान के चलिए लिखने का वर्क मैंने आपको कुछ भी दिया नहीं है, ना मैंने कुछ करवाया। 2-3 डेफिनेशन है वो छोटी छोटी हैं, 5-7 मिनट में आप लिख दोगे, लेकिन वीडियो को अच्छे तरीके से समझें। जो मैंने कहने की कोशिश की है उसको अपने डेली लाइफ में देख के क्या ऐसा होता है, क्या मैंने जो बताया ये सही है या गलत है। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए कि यहाँ पे मेरे को तो ऐसा लग रहा है, तो आप मेरे से शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।